आज की वीडियो में हम लोग केपीआई ग्रीन का Q1 FY27 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा मुझे कैसा लगा रिजल्ट एंड आगे कंपनी का फ्यूचर कैसा लगता है। एंड मैं एग्जैक्टली कंपनी के रिजल्ट को अच्छे से डिकोड करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। कंपनी का आज के टाइम पे पी रेशियो 15 का है। इवन इफ कंपनी ग्रोज एट कंपाउंड एट सीएजीआर ऑफ 30-40%, ये आज के टाइम पे आपको 0.5 के पेक पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के पास टोटल एसेट है लगभग 9,800 करोड़ का। मार्केट कैप कंपनी दे रही है, कंपनी को मिल रहा है मार्केट से सिर्फ 6,930 करोड़ का, तो वहां से भी कंपनी चीप लगता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 933 का है। वैसे ये सब इतना रिलायबल नहीं होता, लेकिन आप ये समझो कंपनी आज के टाइम पे अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पे मिल रही है। चलो मैं आगे बताता हूँ ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ। पर मेरा एक सवाल है, क्या ये इस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी है या नहीं है, या इस कंपनी में क्या इशूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं, इनके रिजल्ट देखते हैं Q1 अक्रॉस Q1। तो ये रहा आपको जून 25, ये रहा आपको जून 26। तो आपको क्या दिख रहा है, कंपनी का रेवेन्यू जो है आपको ईयर ऑन ईयर 15% से जंप हुआ है। एंड एबिटा जो देखोगे, एबिटा जंप हुआ है कंपनी का लगभग 20% से। तो आप देखोगे कि सर पैट क्यों, मतलब सर पैट क्यों नीचे चला गया है। तो इसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं क्या है। कंपनी का राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का 40 करोड़ से बढ़ गया। एक्चुअली 40 करोड़ नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का 42 करोड़ से बढ़ गया है। तो इसका रीजन क्या है, देखो कंपनी ना ईपीसी प्लेयर है। एक बात समझो, ईपीसी सब क्या होता है। इस कंपनी के दो बिजनेस मॉडल है, यहां पे बता देता हूं। अगर किसी भी इस इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी के काम को समझना है आपको, तो उसको आप तीन पार्ट में बांटो। सोलर जनरेशन, देन आपको स्टोरेज, एंड थर्ड हो गया कंजम्पशन। तो ये कंपनी जो है आपको क्या करती है, जनरेशन का काम करती है। उसमें दो तीन मॉडल्स हैं, बिजनेस मॉडल्स है। एक है आईपीपी, दूसरा है ईपीसी। एसेट रिसाइकलिंग का काम ये कंपनी नहीं करती है। तो आईपीपी का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो ये लोग सोलर प्लांट खुद के पैसे से बनाएंगे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेंगे किसी और को। एपीसी का मतलब क्या होता है, किसी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मेरे लिए 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट बना दो, तो वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन काम करेगी। इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, डिजाइन करेगी, कहां पे मॉड्यूल बैठेगा, कहां पे ट्रांसफार्मर लगेगा, कहां पे इन्वर्टर लगेगा, ये सब काम करेगी। प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ खरीद के लेके आएगी, प्रोक्योर करेगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ बनाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में जनरेशन में आपको आईपीपी आता है, ईपीसी आता है। तो कंपनी का हिस्टोरिकल काम था आपको ईपीसी का, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और कंपनी धीरे धीरे जा रही है आईपीपी पे। आईपीपी का मतलब क्या है, ये एसेट बनाएगी अपने लिए जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेगी। एंड अगर कोई भी कंपनी को 1 गीगावाट सोलर एसेट बनाना है, तो उसको खर्चा करने पड़ेगा 3,500 से 4,500 करोड़ कम से कम। ठीक है, तो ये कैसे कंपनी कर सकती है, लोन लेके कर सकती है। तो कंपनी का आपको इंटरेस्ट बढ़ा है, पर क्या ये आपको प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं है। रीजन समझो क्या है, कि ये जो आपको एसेट वगैरह बनाते हैं ना, ऑलरेडी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो गया होता है। तो किसी कंपनी के साथ ये लोग पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करेंगे एंड वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेंगे उसी कंपनी को। एंड क्या करेंगे, बैंक के पास दिखाएंगे वो डॉक्यूमेंट, जाके लोन ले लेंगे एंड उनको लोन मिल जाएगा, तब जाके बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनका इंटरेस्ट बढ़ा है। जैसे आज के टाइम पे देखो, एक ही आपको साल में क्या दिख रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट लगभग बोरोइंग लगभग 3,700 करोड़ बढ़ गया है। 1 गीगावाट प्लांट बनाएंगे तो 3,700 करोड़ बढ़ जाएगा, 2 प्लांट बनाएंगे तो 8,000 करोड़ बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा, कुछ बीच में चुकेगा भी। तो आप क्या देख रहे हो, इनका आपको बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बोरोइंग क्यों बढ़ा है, क्योंकि इनको एसेट बनाना है। एसेट ये बिना बोरोइंग लिए नहीं बना सकते हैं, इट इज टू कॉस्टली। एंड ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी है तो लोन लेना ही पड़ेगा। एंड लोन के लिए इनके ऑलरेडी आपको क्या है, लोन के लिए एग्रीमेंट वगैरह हो गया है। इवन आप एक चीज देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का एक्चुअली बहुत अच्छा खासा जंप हुआ है इंटरेस्ट कॉस्ट में, क्योंकि कुछ लोन इन्होंने बाद में लिया होगा। ठीक है, क्या होता है ना, ये जो हमें इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह दिखता है तो धीरे धीरे एकोमुलेट होता है। देन आपको डेप्रिसिएशन भी देखोगे कंपनी का, तो डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर था सेम क्वार्टर 30 करोड़ का, अब है 51 करोड़ का। ये भी आपको 70% का इंक्रीज है। एंड ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। देखो क्या हुआ था, देखो आज के टाइम पे इनका 0.97 गीगावाट के आसपास का सोलर एसेट है। तो वो सोलर एसेट क्या हुआ है, इनका धीरे धीरे बना है। तो लास्ट क्वार्टर में
लास्ट क्वार्टर Q4 में थोड़ा मतलब बाद में बना होगा, एंड उसका पूरा डेप्रिसिएशन आया है आपको Q1 में। दैट इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट मुझे लग रहा है ज्यादा है। अगेन यू कैन आस्क फ्रॉम मैनेजमेंट, एंड ये देखो मैनेजमेंट ने क्या किया है, टैक्स भी ज्यादा दे दिया इस बार। ठीक है, तो क्या हुआ एक तरह से ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार कंपनी को लगा है कि हिट लेना ही है तो सब तरह से हिट ले ही लो। ठीक है, और एक बात समझो, Q1 जनरली लो होता है किसी भी कंपनी के लिए, ज्यादातर कंपनी के लिए Q1 लो होता है। एंड गिवन दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो Q1 ज्यादातर कंपनी का खराब आना ही था। दिस वॉज ऑलरेडी डिस्काउंटेड जब आपको मार्केट तोड़ रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था। तो आज भी आप क्या देखो क्या हुआ है कि केपीआई ग्रीन का रिजल्ट आया है, नीचे गया है, लेकिन बाद में बाइंग आया है, एंड अल्टीमेटली कंपनी क्या हुई है, अपने आज के लो से लगभग 6% ऊपर बंद हुई है। यही मैं बताना चाह रहा हूं, ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी। क्या होता है ना, देखो ये सोलर प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, तो इनको बस मॉड्यूल नहीं चाहिए, इनको तार चाहिए, इनको अल्युमिनियम फ्रेम चाहिए, जिनसे ये मॉड्यूल खरीदेंगे उनको सोलर ग्लास चाहिए, ट्रांसफॉर्मर चाहिए, इनको इन्वर्टर चाहिए, बहुत सारे आपको पावर छोटे छोटे इक्विपमेंट चाहिए, एंड देश में अभी इक्विपमेंट की कमी है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द रीजन कि इनका हिट हुआ है थोड़ा बहुत। एंड अगर सेगमेंट वाइज अगर हम ब्रेक करके देखें, यहाँ पे अगर इनका हम लोग रेवेन्यू देखें तो क्या है, सीपीपी करके कितना आया है, लगभग आपको 577 करोड़ का आया है। सेल ऑफ पावर एंड सर्विसेज से 115 करोड़ का आया है। तो आप अगर देखोगे तो इनका आईपीपी रेवेन्यू लगभग डबल हो चुका है, लेकिन इनका सीपीपी रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। दैट इज जो ईपीसी वाला काम करते हैं नहीं बढ़ा है। मे बी अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स हो सकता है। हमको ये सवाल मैनेजमेंट से करना है। तो अब बड़ा सवाल बनता है, चलो आपने क्या किया, आईपीपी का काम तो किया, वहां से अच्छा रेवेन्यू आया, सीपीपी जो है आपका ईपीसी वाला काम, उससे ज्यादा आपको रेवेन्यू नहीं आया। क्या आपके पास काम नहीं था, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपका काम इंपैक्ट हुआ है? तो उसका जवाब हमको कहां से मिलेगा? उसका जवाब मिलेगा हमको इनके ऑर्डर बुक से। तो अब हम आते हैं इनके Q1Q ऑर्डर बुक को कंपेयर करके देखते हैं दोस्त। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखना है, ये रहा इनका आईपीपी सेगमेंट, एंड ये रहा इनका सीपीपी सेगमेंट। तो आपको क्या दिख रहा है, Q4 FY26 में कंपनी के पास 3.69 गीगावाट का काम था, एंड Q1 FY27 में कंपनी के पास 4.37 गीगावाट का काम हो गया है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि कंपनी का एक क्वार्टर में 18% पोर्टफोलियो अप हुआ है। तो ऐसा तो नहीं था कंपनी के पास काम नहीं है, एंड स्टिल 4.79 गीगावाट इज टू मच ऑफ वर्क। कंपनी ने डिलीवर कितना किया है, 0.66, एंड यहां पे कितना हुआ है, 0.90। मतलब क्या है, 0.24 गीगावाट कंपनी ने डिलीवर किया है। 0.24 गीगावाट का मतलब क्या हुआ, 240 मेगावाट। 240 मेगावाट के हिसाब से, मेरे हिसाब से इनका ज्यादा रेवेन्यू बनना चाहिए था। अनलेस इन्होंने क्या किया है, एक होता है बैलेंस ऑफ नेचर का प्लांट जो इन्होंने डिलीवर किया, उसमें क्या होता है ना, देखो ईपीसी में मेरे दो चीज होता है, एक कि जो कंपनी बना रही है वही मॉड्यूल खरीद के लाएगी, दूसरा क्या होता है कि मॉड्यूल उनको वो देंगे जो कंपनी ने इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जहां मॉड्यूल वाला केस होता है उसमें रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो मैनेजमेंट से ये सवाल बनता है कि आपने इस क्वार्टर में काम तो 0.24 गीगावाट का किया है, दैट इज 240 मेगावाट किया है, तो क्या आपने सारा का सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया है? क्या इसका नेचर बैलेंस ऑफ प्लांट वाला था, बिना मॉड्यूल वाला काम था? तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि कंपनी ने काम तो ठीक ठाक किया है। 240 मेगावाट एक्चुअली में डिलीवर किया है कंपनी ने। मे बी एक होता नहीं कि लो बजट वाला प्रोजेक्ट होगा, सोचा होगा चलो इस बार ऐसे ही मार्केट खराब है तो ऐसे ही कर देते हैं। मे बी कुछ भी मल्टीपल रीजन हो सकता है भाई, प्रोमोटर को भी शेयर प्राइस से फर्क पड़ता है, ये चीज समझो। तो मैं यहां पे क्या बता रहा हूं कि ऐसा नहीं था इनके पास ऑर्डर बुक नहीं है, दे हैव ऑर्डर बुक, ये बात समझ लो। दे हैव ऑर्डर बुक टू फ्यूल देयर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स आराम से। ऐसा नहीं कि इनके पास ग्रोथ नहीं है, ऑर्डर बुक नहीं है, ऑर्डर बुक इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस 71%। और एक चीज जो मुझे इनके मैनेजमेंट से शिकायत है कि सर आप गीगावाट में मत दो, गीगावाट से हमारे लिए कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें बैलेंस ऑफ प्लांट भी होगा, किस रेट पे आपको मिला है, ऑन एन एवरेज ये कितना ऑर्डर बुक बनाता है। जैसे इनके पास कितना है, टोटल सीपीपी
सीपीपी क्या होता है, आपको वन टाइम होता है, रिकरिंग होता है। आईपीपी क्या होगा, हर साल इलेक्ट्रिसिटी बना के सेल करेंगे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना 2.57 गीगावाट, ये लगभग 1500 से 1700 करोड़ का रेवेन्यू यही सिर्फ बना सकती है। 2.57 गीगावाट का अगर इनके पास हो गया तो ये अकेला आपको 1500 से 1700 करोड़ का रेवेन्यू बना सकती है यहाँ से। तो एंड विथ कितना पैट मार्जिन, 25% पैट मार्जिन। तो कंपनी का आपको कितना 300 करोड़ का पैट यहीं से आ सकता है। आज के टाइम पे कंपनी का पैट कितना है, कंपनी का पैट है आपको 493 करोड़, तो कंपनी का 300 करोड़ का पैट आपको यहीं से आ सकता है सिर्फ ये आईपीपी वाला सेगमेंट से। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा देखो अच्छे से, एक दो बार देखो। बिजनेस नहीं समझोगे तो आगे क्या करना है समझ में नहीं आएगा। तो सीन क्या है यहाँ पे, अगर मैं समझाऊं तो कंपनी ने काम किया है, ऐसा नहीं कंपनी ने काम नहीं किया। सवाल ये बनता है कि सर जब आपने 240 मेगावाट 40 मेगावाट डिलीवर किया है Q1 में, तो रेवेन्यू में इतना कम क्यों दिख रहा है? ठीक है, क्या यूनिट डायनेमिक्स क्या था? और एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपका ऑर्डर बुक कितना है। आप इन टर्म्स ऑफ गीगावाट बात बताओ मुझे। जैसे 4.37 गीगावाट है, अगर मैं नॉर्मल रेट लूं तो 12,000 का करोड़ का बनता है, 3.5 से 4,500 करोड़ के बीच में। 4,000 करोड़ लूं तो 16,000 करोड़ का ये टोटल बनता है। एंड आपको अगर आईपीपी से जोड़ दूं तो उससे अलग आप 1,500 करोड़ का रेवेन्यू बना सकते हो हर साल। अगेन मैनेजमेंट नीड टू गिव क्लैरिटी ऑन दिस, एंड आप पूछ सकते हो, आप कॉन कॉल में जाओ, पूछो मैनेजमेंट से ये सारे सवाल। आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। देखते हैं क्या होता है आगे। एंड अगेन कंक्लूड कर देता हूं, रिजल्ट उतना खराब नहीं है गिवन क्वार्टर ऑन ईयर कंपेरिजन अगर देखा जाए। 15% से रेवेन्यू अप है, 20% से आपको एबिटा अप है। एंड इनके क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे कंपनी आपको आईपीपी की तरफ मूव कर रही है। तो एसेट पहले बनाएगी, डेप्रिसिएशन पहले आना शुरू होगा, एंड रेवेन्यू में इंपैक्ट उसका धीरे धीरे आएगा। तो धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा, फिर रेवेन्यू आने लगेगा। एंड कंपनी ने सीपीपी का भी रेवेन्यू ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया है। एंड डेप्रिसिएशन बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है क्योंकि उसके लिए लोन लिया गया। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनी का आपको पैट लेवल पर डिक्लाइन दिख रहा होगा। देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है। अगेन वी शुड नॉट एज्यूम थिंग्स फ्रॉम आवर साइड, बट जो मुझे बिजनेस की समझ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। एंड जो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि कंपनी बाकी सब ट्रेडिशन में कैसे जा रही है, बाकी सब चीजें कैसे कर रही है। रुको मैं कुछ स्नैपशॉट्स वगैरह दिखाता हूँ। क्या रिन्यूएबल में डिमांड नहीं है? क्या केपीआई ग्रीन जैसी कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी? देखो कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो है। अब हम देखते हैं सेक्टोरल टेलविंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, FY27 में 176 गीगावाट आपको सोलर है, एंड वो होने वाला है 285 गीगावाट। तो वो कितना बनता है, लगभग 62% बनता है। तो सीएजीआर कितना बना, 18%। 18% का सीएजीआर यहाँ से ही आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं यहाँ पे कि डेटा सेंटर से भी अलग से एडिशनल डिमांड आने वाला है। देन आपको ग्रीन हाइड्रोजन, जो हाइपर स्केलर डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वो भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे। एंड न्यूक्लियर इतना आसानी से नहीं लगता है, विंड इज नॉट प्रिडिक्टेबल। तो वहां पे भी सोलर प्लस बेस का ज्यादा चांसेस, यस तो थोड़ा मोड़ा आपको ये होगा, रिन्यूएबल होगा, क्या बोलते हैं न्यूक्लियर होगा, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा आपको सोलर प्लस बेस का, एंड विंड थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा हूं, डेटा सेंटर की वजह से मान लो अगर 50 गीगावाट का क्यूमुलेटिव डिमांड तब तक आ जाता है, एंड ये हुआ आपको 125 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन। क्योंकि देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए देश को। देश को एनर्जी सिक्योरिटी क्यों चाहिए, देश को एक एनर्जी सिक्योरिटी कुछ इसलिए चाहिए क्योंकि लड़ाई हो ईरान अमेरिका का सफर हम करते हैं, लड़ाई हो किसी का सफर हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी रखेंगे तो हमें कहाँ देश में क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, दुनियादारी में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं बचा सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो 125 गीगावाट यहां से आया, 50 गीगावाट यहां से आया, इसमें से आप समझ लो 100 गीगावाट तो आपको इसका होगा, सोलर का होगा। तो 100 प्लस 50 150 हो गया, ये आपको 285 है, तो लगभग 430 के आसपास हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको 2.6x जंप करेगी, जो सीएजीआर बनता है 38%। तो सोलर कैन ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ 30% प्लस, तो आराम से फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। एंड केपीआई ग्रीन एनर्जी सबका स्केल अभी भी छोटा है, देयर विल बी टाइम कि देश में 70-80 गीगावाट मॉड्यूल लगेगा। और एक बात ये और समझो कि ये कंपनी सब आपको देश के बाहर भी जा रहे हैं, धीरे धीरे इंडिया के बाहर भी ढूंढ रहे प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वहां से भी मिलने वाला है। अगेन कुछ और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी कंपनी को जज करने के लिए, वो क्या है,
देखो वो होता है लैंड बैंक एंड पावर एविकेशन कैपेसिटी। देखो क्या होता है ये कंपनी का, अगर आप देखोगे बोला जाता है ये ईपीसी प्लेयर है, लेकिन इनका मार्जिन सब आपको सुपेरियर दिखेगा। ये हो गया के ओडियाना पावर हो गया, इनका मार्जिन अच्छा दिखेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये लोग जो अपना प्रोजेक्ट लेते हैं ना आपको, ये लोग जो अपना प्रोजेक्ट लेते हैं आपको, उसके लिए लोग लैंड बैंक एक्वायर करते हैं। क्या होता है कि देखो एक ईपीसी प्लेयर का काम होता है कि वो लोग लैंड भी खोजेगा, फिर पावर एविक्यूशन का कैपेसिटी भी डेवलप करेगा। तो इस केस में क्या होता है ना कि क्लाइंट को टेंशन नहीं है, पैसा दे दो सब काम करके दे देंगे, लैंड जुगाड़ देंगे, पावर एविक्यूशन का कैपेसिटी बना देंगे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करवा देंगे। ठीक है, तो इनका लैंड बैंक 38% से बढ़ा है आपको ईयर ऑन ईयर, एंड पावर एविक्यूशन कैपेसिटी 55% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो ये भी आपको एक बुलिश सिंबल ही है। तो अकॉर्डिंग टू मी सेक्टोरल टेलमेंट इनफ है आज के टाइम पे, बहुत काम है देश में रिन्यूएबल में। एंड ये सब कंपनी में आज के टाइम पे क्या बोलते हैं पीक पेसिमिज्म है। अगेन उसका प्रूफ क्या है? अगर आप देखोगे कंपनी का एक आज का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो क्या हुआ, इतने शेयर ट्रेड हुए हैं लेकिन डिलीवर कितने हुए हैं? सिर्फ इतने हुए हैं। फॉलिंग डिलीवरी विथ फॉल इन प्राइस। ठीक है, फॉलिंग डिलीवरी विथ फॉल, इसका मतलब क्या होता है? जब हाई वॉल्यूम के साथ फॉलिंग डिलीवरी प्राइस मतलब क्या होता है? किसी ने तोड़ा, नीचे में फिर बढ़ा और ऊपर लेके चला गया, एंड यही हुआ है आज ट्रेडिंग सेशन में। एंड अगेन मेरे हिसाब से इज इट द बेस्ट डील इन रिन्यूएबल? मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन वर्स्ट भी नहीं है। इफ कंपनी कैन ग्रो एट ए सीजन ऑफ 30-40% फॉर नेक्स्ट 2-3 years तो ठीक है ना, एंड अवेलेबल एट ए पी रेशियो ऑफ 15। तो वही वो क्या होगा ना, अचानक से रिन्यूएबल का जब सेक्टोरल टेल हेडविंड जो है आज के टाइम पे टेलविंड में बदलेगा ना, तब यही कंपनी सबको 40-40-50 के पीई पे ट्रेड करेगी, एंड पी एक्सपेंशन की वजह से ये 2-3x बन सकता है। तो अगेन मेरा टेक है, आई कैन गो रॉन्ग। क्या हुआ था कुछ टाइम पहले तक डेटा सेंटर कंपनी को 50-50% तोड़ दिया था जब डीप सी गया था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है? सब धड़ाधड़ पैसा बना रहा है। ऐसा ही होता है, मार्केट लिव्स इन यूफोरिया। आपको वेट करना है कि आपके सेक्टर में यूफोरिया है। अब चलो कुछ और कंपनी का भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो अभी एक सेकेंड, डैम कैपिटल का रिजल्ट आया है, डैम कैपिटल का देख लेते हैं रिजल्ट कैसा है। कहाँ गया भाई रिजल्ट इसका? कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट। तो अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर भी फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फ्लैट है, कुछ ज्यादा जंप नहीं है। कंपनी हल्का सा प्रॉफिट में है, तो रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है डैम कैपिटल का। ईयर ऑन ईयर भी फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फ्लैट है, कॉन्सोलिडेटेड ही देख रहा हूं ना मैं। हाँ कॉन्सोलिडेटेड ही देख रहा हूं। तो देखो मेरा यहाँ पे क्या बोलना है, ये सब कंपनी आपको पैसा बनाएगी बोल रहा हूँ, अभी पैसा नहीं बनाएगी। और क्या होगा ना, जैसे जैसे मार्केट अच्छा होगा, लोगों को पता चलेगा, सबको पता चलेगा, ये सब कंपनी ऊपर जाना शुरू कर देगी। ये कंपनी का काम क्या है? ब्रोकरेज का है। ये कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी को पैसा उठाने में मार्केट से हेल्प करती है। पैसा कैसे? आईपीओ के थ्रू, ब्लॉक डील्स वगैरह के थ्रू, प्री फाइनेंशियल वगैरह के थ्रू, क्यूआईपी वगैरह के थ्रू। एंड ये बड़े बड़े फंड हाउसेस को ब्लॉक डील्स वगैरह करने में हेल्प करती है। और ये सब कब होता है? ये सब बुल मार्केट में ज्यादा होता है। बुल मार्केट में ज्यादा कंपनी का आईपीओ आता है, ज्यादा ट्रेड्स वगैरह होते हैं। तो अगेन ये सब कंपनी सिक्लिकल होती है, बुल मार्केट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन बुल मार्केट आने जैसे ही लगेगा लोगों को इंडिकेशन कि बुल मार्केट आने वाला है, इनके शेयर प्राइस को एप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगेन आपको ऐसी कंपनी में साइकिल खेलना है तो इट्स गुड, कैन बी अ गुड चॉइस। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। देख सकते हैं कितना शेयर प्राइस ऑलरेडी ठीक ठाक 120 पे थी, आई थिंक 30% ऊपर है नीचे से। अब मार्केट जैसे जैसे इंप्रूव होगा, इनके शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाया जाएगा, एंड धीरे धीरे नंबर्स अच्छे आने शुरू होंगे। ऐसा पैटर्न होता है। तो अगेन कीपर ट्रैक करते रहो इसको। और एक कंपनी था टेक्नो इलेक्ट्रिक, टेक्नो इलेक्ट्रिक का भी रिजल्ट आ गया है, देखते हैं इनका कैसा रिजल्ट आया है। यही है ना टेक्नो इलेक्ट्रिक? यस। सो ये रहा इसका स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन नहीं देखना है, दिख तो रहा है थोड़ा ठीक ही, कॉन्सोलिडेटेड देखना है अपने को। अगर हम कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको लगभग 13-14% का रेवेन्यू जंप है। पीबीटी में तो आपको इनको हिट पड़ा है, पीबीटी में हिट पड़ा है। क्यों पड़ा है पीबीटी में हिट? राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा है। अगेन सेम इशू, बाहर से सामान मंगवाते हैं। लास्ट क्वार्टर इन्होंने बोला था कि इशू हो रहा है, और इस क्वार्टर तो ज्यादा था अप्रैल और मई। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जिनका बाहर से लेना देना है उनका Q1 खराब आएगा, Q2 थोड़ा खराब आएगा, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट होगा, बशर्ते जो माहौल है वैसा ही बना रहे। तो कंपनी का आपको क्या है, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। अगेन रेवेन्यू में जंप है लेकिन पैट लेवल पे नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है। कंपनी है डिसेंट ऑर्डर बुक्स की ट्रैकिंग। कंपनी क्या करती है? आपको पावर पीछे का काम करती है।
अगेन समराइज कर देता हूँ, केपीआई ग्रीन का हेडलाइन नंबर उतना अच्छा नहीं है, पर अगर अंदर जाके देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी जंप है, एबिटा भी जंप है, एंड पैट का डिक्लाइन का रीजन है राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एंड राइजिंग डिप्रेसिएशन कॉस्ट, जो कि आईपीपी एसेट की वजह से होगा। क्या कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रो नहीं कर रहा है? कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रो कर रहा है, कंपनी का एविक्यूशन कैपेसिटी भी ग्रो कर रहा है, लैंड बैंक भी ग्रो कर रहा है। एंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपको इसका कि कंपनी बेस में एक सब्सिडी के थ्रू काम कर रही है 51%, एंड ये जो ग्रीन अमोनिया थीम है उसमें डायरेक्टली प्ले कर ही नहीं रही है। तो ये सब कुछ चीज हुआ केपीआई ग्रीन को लेके। अगेन माय टेक रिजल्ट ओके ओके, पर इट इज नॉट द बेस्ट चॉइस इन रिन्यूएबल इंडस्ट्री। उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना। एंड अगेन जो दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है डैम कैपिटल का रिजल्ट। डैम कैपिटल का रिजल्ट क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट, ईयर ऑन फ्लैट ईयर ऑन फ्लैट, लेकिन ये सब कंपनी आपको बुल रन के लिए होते हैं। जब बुल रन आएगा, इनके काम ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे ये लोग ज्यादा चलेंगे। एंड थर्ड है टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक का अगेन रेवेन्यू जंप है, लेकिन पैट वगैरह में जंप नहीं है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा है, विच इज एक्सपेक्टेड। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ में आया। दिस इज वाई कि टेक्नो इलेक्ट्रिक का आज के टाइम पे शेयर प्राइस इतना जमीन पे पड़ा हुआ है। अगेन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।